अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट असदुल्ला खान साहब। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर इंतहाई अहम किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, तो उसके बाद अब एक नई डिस्कशन भी शुरू हो चुकी है और हुकूमत की तरफ से एक ताज़ा तरीन पेशकश भी तहरीक इंसाफ को या सुहेल अफरीदी को जो है वो दी गई है। आज सर सबसे पहले तो इसी से आगाज़ करते हैं। ख़बर चली कि जनाब हुकूमत ने एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी है। इससे पहले भी नशिस्तें होती रही हैं, हुकूमत क्या दे सकती है तहरीक इंसाफ को? देखें फैसल साहब, बात यह है कि वो मरीम नवाज़ ने एक फार्मूला सिखाया हुआ है कि पावर टॉक्स टू पावर, ताकत ताकत से बात करती है। जब तक आप अपने मसल्स शो नहीं करते सियासी तौर पर, तब तक कोई आपको सीरियस नहीं लेता। यही बात पीटीआई के कारकुनान और अलीमा खान साहबा पीटीआई की लीडरशिप को कहती रही हैं कि भाई बाहर निकलो, लॉन्ग मार्च की कॉल दो, लोगों को इकट्ठा करो। जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे, सिर्फ बातचीत से मसला हल नहीं होता। और बातचीत से भी मसला तभी हल होता है ना जब आपके पीछे पावर खड़ी हो, तभी तो आप टेबल के ऊपर भी स्ट्रांग होते हैं ना। अगर आप अपने मसल्स नहीं दिखाते ना, तो अमेरिका ईरान के साथ नहीं बैठता। ईरान ने अपने मसल्स दिखाए हैं तो अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा ना दिखाता तो अमेरिका तो खा पी चुका होता ना उसको। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मसल्स ही नहीं दिखाएगी सियासी तौर पर और अपनी ताकत का मुजाहिरा ही नहीं करेगी, तो कौन उनसे बात करेगा? ये फॉर्मूला जो है वो मरीम नवाज़ का भी है और अलीमा खान भी यही बात करते चली आ रही हैं और बात ठीक है। हाँ। अभी आप देखें ना कि जैसे ही लॉन्ग मार्च की तारीख दी है, आप देखें कब कब इंगेज किया गया है पीटीआई को। 24 नवंबर को इंगेज किया गया था, 4 अक्टूबर को इंगेज किया गया था। जब भी पीटीआई कोई लॉन्ग मार्च की कॉल देती है तो इंगेज किया जाता है। जब या किसी भी किस्म के सुहेल अफरीदी अडियाला आ रहे थे काफिले के साथ, 26 नंबर पर उनको रोका गया और बैरिस्टर गौहर के जरिए पैगाम भेजा गया, यानी इंगेजमेंट हुई। तो इंगेजमेंट तब ही होती है ना जब कोई प्रेशर पड़ता है। इमरान खान की आंख का मसला हुआ, उसकी वजह से एक दबाव पड़ा, हुकूमत के ऊपर एक दबाव आया। उस दबाव के नतीजे में मोहसिन नकवी साहब ने रब्ता किया बैरिस्टर गौहर से और उसको मामले को हैंडल करने की कोशिश की। अब जब वो दबाव ख़त्म हो गया तो फिर खामोशी हो गई। तो अब बात यह है कि पीटीआई ने अपना दबाव वो जिस हद तक बढ़ाएंगे इमरान खान के लिए, उस हद तक वो रिलीफ हासिल कर लेंगे। आप देखें ना, आज़ाद कश्मीर की मिसाल हमारे सामने है। आज़ाद कश्मीर में लोगों ने 2 रुपये यूनिट बिजली के हासिल किए हैं। कैसे हासिल किए हैं? हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ा के किए ना, एहतजाज किया, प्रेशर किया, दबाव, वो यानी आप एहतजाज के लिए निकले, हालात ख़राब हुए और कोई खुशी से उनको 2 रुपये का यूनिट नहीं दे रहा था। कोई सस्ता आटा खुशी से नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसके लिए हुकूमत के पैसे लगते हैं, सब कुछ होता है। तो उन्होंने ये लड़ के या अपने एहतजाज के नतीजे में ही सारा कुछ किया। तो अब सूरत हाल ये है कि ऐसे में अगर आप जो है वो पीटीआई अपना दबाव बरकरार नहीं रख पाती, तो मेरा ख्याल है कि उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर वो अपने बड़ी तादाद में कारकुनों को निकालने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको जिसमें से मतलब इसका मतलब है कि हम ये समझें कि हुकूमत अगर दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है, ज़ाहिर है जब वज़ीर आज़म खुद एक मुलाकात नहीं करवा सकते इमरान खान साहब के साथ और वो कहते हैं मैं पूछ कर बताऊँगा, तो फिर ना ही समझें, इसका मतलब है। देखिए, हुकूमत के हाथ में तो कुछ नहीं है ना। फ्रैंकली स्पीकिंग, गवर्नमेंट ने तो नहीं करना। गवर्नमेंट को भी जब कहा जाएगा कि इनको इंगेज करो तो वो इंगेज करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट से नहीं कहा जाएगा इंगेज करो तो वो नहीं करेंगे। अब ये तो स्टेटमेंट है ना, आओ बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, आओ बैठ जाते हैं। ये एक गैर संजीदा ऑफ़र है जो तारिक फजल चौधरी ने किया। तारिक फजल चौधरी साहब की क्या हैसियत है? तारिक फजल चौधरी खुद फॉर्म से 47 के एमएनए हैं और वो ये बात जानते हैं और वो कभी आपको कहते हुए नजर नहीं आए होंगे आज तक कि नहीं मैं तो जेन्युइन एमएनए हूँ। कभी कहा सुना आपने? ऐसा नहीं, मैंने भी नहीं सुना। पूरी नून लीग नहीं कहती, वो इल्ज़ाम लगा देती है पीपल्स पार्टी पर। हाँ, वो कहते हैं कि जी अगर हम जाली हैं तो फिर तुझे भी जाली हो। तो इसलिए अभी कहना कबलज़ वक्त है, लेकिन अगर ये मोमेंटम बरकरार पीटीआई रखने में कामयाब होती है, अगर वाकई पीटीआई ये जो लॉन्ग मार्च का मामला है इसको आगे संजीदगी के साथ ये इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाती है कि ये ट्रक की बत्ती नहीं है और हम वाकई एक लॉन्ग मार्च जो है वो करने आ रहे हैं, हम लाखों लोगों को लेकर आ रहे हैं और हम इस्लामाबाद आकर बैठेंगे, धरना देंगे, अगर वो वाकई ये इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर यकीनन हुकूमत के लिए परेशानी होगी और उनको इंगेज किया जाएगा। वो जहाँ से भी किया जाए, गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है फ्रंट पे तो गवर्नमेंट ही होगी, लेकिन फिर पीटीआई को इंगेज किया जाएगा। इंगेज किया जाएगा। हमने देखा है सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमारे कुछ मुतालबात हैं और वो 2-3 उन्होंने मुतालबात भी बताए। तो रेजिस्टेंस भी, बहुत रेजिस्टेंस का सामना था सुहेल अफरीदी को। वो क्या स्टोरी थी? सुना है अवाम रोकती रही, पीटीआई रोकती रही, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान रोकती रही कि यार
हमें लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, ये अब इस पर काफ़ी बात हो भी गई वैसे। हाँ। लेकिन बात ये है कि ये सुहेल आफरीदी साहब की ज़िद थी कि लॉन्ग मार्च करना है, और उसकी वजह कारकुनान का दबाव और अलीमा खान साहबा का दबाव था, जो कि जनमन था। मैं समझता हूँ कि वो मुतालबा कर रहे थे कि भाई कुछ तो करो ना। 8 महीने तक तो सुहेल आफरीदी साहब ये कहकर टालते रहे कि भाई मुझे मैंडेट खान साहब ने नहीं दिया हाँ। लॉन्ग मार्च की तारीख देने का, हाँ। मुझे ये मैंडेट नहीं मिला। लेकिन इसके बावजूद कारकुनों ने ये आर्गूमेंट बाई नहीं किया। कारकुनान सुहेल आफरीदी से ही कहते रहे कि भाई तुम्हें मिला है मैंडेट या नहीं मिला, चाहे महमूद अचकज़ई को मिला है, लॉन्ग मार्च की तारीख तुम दो। हाँ। लोगों का ये जो था एक जो तवक्को थी या डिमांड थी, वो सुहेल आफरीदी साहब से थी। और सुहेल आफरीदी साहब ने फिर क्या किया? सुहेल आफरीदी साहब ने इस बात को अब मद्देनज़र रखे बगैर कि मेरा ये जो है वो मैंडेट बनता है या नहीं बनता, हाँ। और उन्होंने ये कॉल दे दी है। अब पीटीआई के वो लोग जिनके पास ये इख्तियार था या जिनको आगे आना चाहिए था फ्रंट पर, वो सुहेल आफरीदी को रोकते रहे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान भी रोकती रही, और वो कहती रही कि जी अभी आप ना दें तारीख। पहली कोशिश ये थी कि तारीख ना दें। अच्छा। और यानी अगर आप ये कह दें कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन ये ना कहें कि कब करेंगे। और फिर सुहेल आफरीदी का कहना था ये तो कोई आर्गूमेंट, ये लोग तो मारेंगे पकड़ के हमें। अभी देखें ना, वो ठीक कह रहे थे, क्योंकि लोगों ने तारीख आने के बावजूद भी गुस्से का इजहार किया कि इतनी लंबी तारीख क्यों दी है। ठीक है, तो अगर वो तारीख ही ना देते तो क्या होता? अभी तो तारीख आ गई है, तो लोगों का क्रिटिसिज्म। और हमने देखा कि जलसे के अंदर बाकायदा तौर पर डी चौक के नारे लगते हैं पीटीआई का जब भी जलसा होता है 26 नवंबर के बाद जो वाकया। आप देखें ना, वो जो लोग नारे लगाते हैं, फिर अब उनको इस कॉल को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप उस दिन फिर जब जो नारे लगा रहे हैं डी चौक के, और उस दिन वो उनको घर में कोई काम याद आ जाए। वो वैसे गौर नहीं कहा ना कि फिर तुम्हें अब निकलना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि तुम अब डिमांड कर रहे थे डी चौक की और अब कॉल दी जाएगी। मुझे नहीं लगता वैसे कि कॉल डी चौक की होगी, लेकिन जो भी होगी इस्लामाबाद की तो होगी ना। तो जहाँ की भी कॉल होगी, अब लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कामयाबी का दारोमदार इस पर है। अगर एक बहुत बड़ा इज्तिमा खैबर पख्तूनख्वा से चलता है तो पहुँचने से पहले कामयाब हो जाएगा। और अगर वही 10-15 हज़ार लोग होते हैं, असेसमेंट यही होती है कि ये कुछ नहीं करेंगे ये लोग, तो फिर मेरा ख्याल है कि शायद वो उतना नतीजा खेज ना हो। तो ये तो डिपेंड करता है कि कितने लोग निकल पाते हैं। कल जितने लोग जलसे में थे उतने भी निकल आए ना, उतने भी निकल आए, तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाएगा। और पंजाब में भी ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को थोड़ा फोकस करना चाहिए या तैयारी करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पंजाब को इंगेज किए बगैर आप इस लॉन्ग मार्च को कामयाब नहीं बना सकते, चाहे पंजाब का कंट्रीब्यूशन लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद के हद तक कम ही क्यों ना हो। अगर आप इंगेजमेंट क्या होती है, लाहौर सील हो जाए मिसाल के तौर पे, आप गवर्नमेंट सील कर दे कि निकलने नहीं देंगे, मोटरवे बंद हो जाएगी मिसाल के तौर पर, पंजाब से आने वाले रास्ते सारे बंद हो जाएं, पुलों को हुकूमत बंद कर दे, पूरे रोड रैलियाँ निकल रही हों, आंसू गैस चल रही हो, तो ये एक ऐसी सूरत हाल होगी कि जिससे पीटीआई को हुकूमत खुद फ़ायदा पहुंचा देगी। अब वो लोग चाहे पिंडी पहुंच पाएँ या ना पहुंच पाएँ, लेकिन पीटीआई को उनका मकसद हासिल हो जाएगा। तो इंगेजमेंट तो करनी पड़ेगी अगर उनको कामयाब बनाना है। देखें, ये सूरत हाल तब होगी कि जब गवर्नमेंट रास्ते बंद करेगी। अगर पीटीआई इसको एक पुरअमन एहतजाज कह रही है कि हम पुरअमन लॉन्ग मार्च के लिए आएंगे पुरअमन और धरना देंगे, तो इसको गवर्नमेंट को भी यूं ही समझना चाहिए कि ये पुरअमन एहतजाज ही होगा। ठीक है, और उसको रोकना नहीं चाहिए। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, वो उनको मिलना चाहिए। ये तो हम उस सिनेरियो की बात कर रहे हैं ना, जब गवर्नमेंट रोकती है तो फिर क्या होगा। ये आइडियल सिचुएशन तो ये है कि ये होना ही नहीं चाहिए, ये गड़बड़ होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये भी एक जमहूरियत ही का हिस्सा है। मसलन नवाज शरीफ साहब क्रेडिट लेते हैं ना कि उन्होंने जजों को बहाल कराया। कैसे बहाल कराया था? लॉन्ग मार्च पे मॉल रोड पे सारा दिन जो है वहाँ सुगैस की शेलिंग हो रही थी ना, पथराव हो रहा था ना पुलिस के ऊपर। कारकुनान जो है वो सड़कों पर निकले हुए थे ना, जमात इस्लामी के भी और इनके नून लीग के भी, ये सारे लोग सड़क पर थे, आंसू गैस की शेलिंग खा रहे थे, जवाब में पुलिस पर पथराव कर रहे थे, और नवाज शरीफ साहब इसको लीड कर रहे थे। कंटेनर्स लगे हुए थे, कंटेनर्स को हटाकर नवाज शरीफ साहब जजों को बहाल करवाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ निकले। गुजरावाला पहुंचे तो इंगेजमेंट हो गई, और जो है वो जनरल क्यानी ने इंटरवीन किया और जजेस बहाल हो गए। तो ये तो नहीं था कि बड़ा पुरअमन था वो भी मार्च, यानी उस वक्त की गवर्नमेंट ने भी रास्ते बंद कर दिए थे, लेकिन आप आए और आप उसे कहते हैं कि ये भी जमहूरी ही तरीका है। अगर आपके रास्ते बंद हो तो रास्ते खुलवा कर पहुंचना भी जमहूरी तरीका है। नून लीग ने डिफाइन किया ना इसको। तो अगर नून लीग की वो डेफिनेशन ठीक थी
कि कंटेनर्स हटाकर आंसू गैस का सामना करके पुलिस पर पथराव करके, जो कि नहीं करना चाहिए, ना उस वक्त ठीक था ना आज ठीक होगा। कोई भी अगर पुलिस पर पथराव करे, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पथराव नहीं होना चाहिए। अपनी जमहूरी जदोजहद को जारी रखने के लिए आपको अपनी जो है वो अपनी जदोजहद ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन नून लीग ने ये सब किया हुआ है, आज वो इसको गलत करार नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा असद भाई, ज़ाहिर है सिस्टम कोलैप्स होने की बातें तो हुई हैं, अब ये पीपल्स पार्टी ने कोई वक्ता डाला हुआ है। पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत को फार्म 47 के ताने भी देती है, फिर ज़ाहिर है मरकज़ में वो साथ भी बैठे हैं, सदर पाकिस्तान के और भी 2-3 ओहदे हैं उनके पास। तो ये क्या चल रहा है? पीपल्स पार्टी और नून लीग का कोई साथ ज़्यादा देर तक देख रहे हैं सूबों के ऊपर? पीपल्स पार्टी खुशी खुशी से मान जाएगी? देखें, नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आर्जी है और इलेक्शन के लिए है। राना सनाउल्लाह बिल्कुल ठीक कहते हैं कि 11 तारीख को गर्द बैठ जाएगी, सारा कुछ सेटल हो जाएगा। तो ये तो कोई मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि, और ये कब होगा प्रॉब्लम तब होता है जब आसमान में फैसले होते हैं कि इस हुकूमत ने अब नहीं बचना। तो फिर जो हुकूमत की ओपोनेंट फोर्सेस होती हैं वो सारी इकट्ठी होती हैं और हुकूमत घर चली जाती है। वैसे ये कहीं पे फैसला हुआ है क्या इस हुकूमत? अभी नहीं हुआ। अच्छा, अभी नहीं हुआ। तासुरात नजर आ रहे हैं। देखें, मैं आपको बताऊं, जब तक ये फैसला नहीं होगा ना आसमान पे, तब तक पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ बैठी है। जब कहीं ये फैसला हो जाएगा कि बिलावल साहब शेरवानी सिलवा लें, आपकी बारी आ गई है, अगले ही दिन देखिएगा पीपल्स पार्टी इनकलाबी हो जाएगी। ये पाकिस्तान की तारीख है, पाकिस्तान में ये हमेशा होता है। ताज़ा मिसाल इसकी इमरान खान है। जब तक इमरान खान के साथ सपोर्ट मौजूद थी, तब तक तमाम शिकवों के बावजूद काफ लीग भी साथ थी, तमाम शिकवों के बावजूद MQM भी साथ थी। सबसे पहले तो MQM भागेगी ना। देखें, ये निशानी है क़यामत की निशानियों में से, जो कि जब हुकूमत की जाने की निशानियों में से एक निशानी है कि MQM भाग जाएगी। तो जब MQM भागेगी तो आप समझ लीजिएगा ना, कितना आसान है समझना कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। MQM प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगेगी, साथ छोड़ने की धमकी देने लगेगी, मीटिंग शुरू हो जाएंगी, मुशावरतें शुरू हो जाएंगी, PTM जैसा कोई इत्तेहाद बनेगा या नहीं भी बनेगा तो समझ आ जाएगी कि हुकूमत चली गई। लेकिन चूंकि अभी ऐसा नहीं हो रहा अभी आज की तारीख तक, तो इसलिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोई हकीकी लड़ाई नहीं है। ये मुफादात की लड़ाई है जो चलती रहती है कि हमें शेयर कम मिला है। ये वो जो आपने बचपन में हम कहानियाँ पढ़ते थे ना कि 4 डाकू किसी घर में डाका मारने गए, वापसी में लड़ाई हो गई सामान के ऊपर। तो इनकी इक़्तिदार के लिए, मफादात के लिए, ओहदों के लिए, आइनी ओहदों के लिए, दीगर ओहदों के लिए, उनके लिए लड़ाई होती रहती है। सीटों के लिए मिसाल के तौर पर लड़ाई हो गई। अब आप देखें एक तमाशा क्या चल रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तमाशा ये चल रहा है कि लड़ाई इस बात पे होती है कि भाई फॉर्म 47 तुमने उसको ज़्यादा दिए और मुझे कम दिए। यानी अब ये मौलाना फजल रहमान की क्या लड़ाई है? मौलाना फजल रहमान क्यों नाराज़ है? मौलाना फजल रहमान ये नहीं कहते कि मैं मेरे साथ धांधली हुई है, उनके साथ तो कोई धांधली नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान को तो उनके हिस्से से ज़्यादा सीटें मिली है ना। PTI की नशिस्तें जो थी वो भी नूर आलम खान की नशिस्त मिली है, फिर मखसूस नशिस्तें PTI उनको मिल गई हैं। उनके साथ तो कोई एक सीट पे भी धांधली नहीं हुई। मुझे बताएं ना मौलाना फजल रहमान हल्के का नाम लें, मैं चैलेंज करता हूँ, आप हल्के का नंबर बताएं कि इस हल्के पर मेरे साथ धांधली हुई है। ठीक है, वो उनके साथ किसी सीट पर धांधली नहीं हुई, बल्कि उनको उनके हिस्से से ज़्यादा सीटें मिली हैं। उनकी नाराज़गी ये नहीं है, उनकी नाराज़गी ये है, वो कहते हैं कि भाई जब फॉर्म 47 बट रहे थे तो मुझे भी अगर 2-4 ज़्यादा दे देते तो मैंने इतनी खदमात आपके लिए दी हैं माजी में, आपको मेरी खदमात याद नहीं आई? आपने सारे फॉर्म 47 उनको दे दिए। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि डाके का माल, मैंने जैसे पहले भी मिसाल दी, बांटा जा रहा हो तो एक बंदा कहे कि तुमने उसको ज़्यादा दिया और मुझे कम दिया है, उसको अब ये पूछेंगे कि भाई ये तो डाके का माल था, तुम्हारा तो बनता नहीं था, तो वो तो यही कहेगा ना कि भाई बनता तो फिर उसका भी नहीं था, जब उसको दिया तो मुझे क्यों नहीं दिया। मौलाना फजल रहमान की भी यही लड़ाई है, पीपल्स पार्टी की भी यही लड़ाई है। और इसकी लेटेस्ट एक एग्जांपल भी हमारे सामने है कि वो जुडिशल कमीशन ने जब 20 और 21 जुलाई को 19 जजेस की मंजूरी दी सिफारिश के लिए, समरी भेजी सदर पाकिस्तान को, तो वहाँ पर ज़रा ये बता दें कि सदर का एतराज़ ये है कि आपने पीपल्स पार्टी के नामजद करदा जो जजेस है वो नहीं लगाए। इस पर आपके और हमारे दोस्त हसान मलिक साहब ने ट्रिब्यून में स्टोरी छापी हुई है ना, उन्होंने कहा कि जी उनका एतराज़ ये है कि साढ़े जजेस नहीं लाए, तो हमारे जजेस नहीं लगाए, नून लीग ने और एतराज़ ये नहीं है कि तुम्हें अपने क्यों लगाए हैं, एतराज़ ये कि तुम्हें अपने लगाए तो हमारे भी लगा लेते। तो स्टैंडर्ड्स ये हैं ना, फिर पाकिस्तान की सियासत में अखलाकियात ख़त्म हो गई हैं, उसूल ख़त्म हो गए हैं, और पाकिस्तान की सियासत में बंदर बांट, आपस में बांटना, ये फॉर्मूला रह गया ना। अब आप देखें ना, अगला इलेक्शन होता है जैसा होना चाहिए, जैसे मुहज़्ज़ब मुल्कों में इलेक्शन होता है, पीपल्स पार्टी और नून लीग को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिले। नून लीग की तो बिल्कुल ही वाइट वॉश हो जाएगी। पीपल्स पार्टी को इंटीरियर से 2-4 सीटें मिल गई तो मिल गई। अभी भी आप देखें ना, कराची में एक सीट भी MQM की नहीं है।
हाँ। और जैसे मैंने मौलाना के बारे में कहा कि मौलाना को मैं चैलेंज करता हूँ कि वो बताएं मेरे साथ फलां सीट पे धांधली हुई है, यही चैलेंज आप पीपल्स पार्टी को भी कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी धांधली का शोर मचाती है ना, कहती है इन्हें 127 में ताताराट जीत गए। और भाई इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आप जाके जो फॉर्म 47 पेश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी, उसमें खोखा साहब जीते हुए हैं, उसमें जो है वो बिलावल नहीं जीते हुए, और वो फॉर्म 47 आप जाके प्रेजेंट करते हैं और फिर आप जाके कहते हैं कि देखें जी हमारा इसमें मौक़िफ़ ये है कि हम भी नहीं जीते, नून लीग भी नहीं जीती, पीटीआई जीती है उनके बकौल। लेकिन टीवी पर बैठ के वो कहेंगे कि जी एन 127 में हमारे साथ धांधली हुई है। मैं पीपल्स पार्टी को भी चैलेंज कर सकता हूँ ना, आप भी कर सकते हैं। आप कहें कि हमें बताएं हल्के 6 हल्के निकाल के दिखा दें कि जहाँ पर आपके साथ धांधली हुई है और आपकी सीट किसी और को बांट दी गई हो। नहीं, बल्कि आपको भी कराची में कैंट की सीट जो डिफेंस की सीट है वो पीटीआई की पक्की सीट आपको मिली है, आपको भी 2-4 इजाफी सीटें ही मिली होंगी, कम मिली हैं। यानी कि नून लीग को तो बिल्कुल ही 7 सीटों को, मैं तो 17 भी नहीं मानता, क्योंकि मैं चैलेंज करता हूं कि 17 पे भी बता दें जो आप जनमन जीते हैं। अच्छा, मैं पीएमएलएन को चैलेंज करता हूं, आप अपनी जनमन 17 सीटें मुझे बता दें कि जनमन 17 जीते, 17 भी नहीं जीते। ठीक है, पीपल्स पार्टी का शिकवा यह है कि हमें 4 दी गई हैं तो उनको 170 क्यों दी गई। ये लड़ाई है इनकी, पाकिस्तान का माहौल ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, असद भाई हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल ये कुछ पाकिस्तान की सियासत के अंदर खींचातानी चल रही है, मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।